देखिए बच्चों, होमवर्क देख लीजिए। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। लेखिका कह रही है कि जब वह बीमार थी तो वह लेखिका के तकिए के पास बैठता और अपने छोटे छोटे पैरों और पंजों के सहारे से वह लेखिका के बालों को सहलाता। जब वह सहलाता था तो लेखिका को इतना एहसास और अनुभव होता था कि शायद तो ये सेवा करने वाली जो है वह हमारे पास में बैठी है और हमारी सेवा कर रही है। कभी कभी कहते हैं छोटे छोटे बच्चे अगर हम अपने शरीर में मतलब सहलाते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव महसूस होता है, खुशियाँ प्राप्त होती हैं उससे। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। गर्मी के मौसम में जब लेखिका अपने कमरे में बैठ के काम करती थी तो गिल्लू भी गर्मी के कारण बाहर नहीं जाता था और ना ही झूले में बैठता था, बल्कि उसी कमरे में बैठता था। और उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय भी खोज निकाला था। गर्मी के कारण वह उन्हीं के पास में बैठता और उसने गर्मी से बचने के लिए एक उपाय निकाला था। कैसे कि एक पास में उनकी सुराही रखी रहती थी, वह उस सुराही के ऊपर बैठता था जिससे उसे ठंडक मिलती थी और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता था। इस प्रकार से वह लेखिका के पास में भी रहता था और उसे ठंडक भी प्राप्त होती थी। तो यहाँ पर भी गद्यांश का संदर्भ नहीं लिखना है आपको, पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। तो गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था? लेखिका के कमरे में सुराही रखी थी, उस सुराही पर वह लेट जाता था जिससे उसे ठंडक प्राप्त होती थी। दूसरा वाला दिखाओ। एक आप इधर से पैराग्राफ से होमवर्क देखिए कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए टाट बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता। इतना ही नहीं, हमारे दुरस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके तर्क स्वर में ही देना पड़ता था। दूसरी ओर हम कौवा और टाँ करने का मानना के रूप में ही प्रयुक्त करते हैं। कह रहे हैं, यहाँ भी बता रहे हैं कि एक मतलब हमारे यहाँ जो पितर पक्ष के दिन होते हैं, ठीक है, ऊपर से थोड़ी चाय और देख लीजिए 2 लाइनें कि अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा कि 2 कौवे एक गमले के चारों ओर क्यों से छुआ जैसा खेल रहे। ये ताजभूषण जो विचित्र पक्षी है कि एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अपमानित। कह रही है लेखिका कि एक दिन सुबह के समय बरामदे में 2 कौवे आए और जो चीज गमले के चारों ओर खेल रहे थे। तो कह रहे हैं कि कौवा भी कितना विचित्र पक्षी है कि कभी इसका सम्मान होता है तो कभी इसका अनादर भी होता है। तो बता रहे हैं कैसे इसका सम्मान होता है, कैसे इसका अनादर होता है। कह रहे हैं कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते, न मयूर के, न हंस के। हमारे यहाँ हिंदू समाज में पितर पक्ष का बहुत महत्व होता है, जिसमें हम सभी लोग अपने पूर्वजों की श्राद्ध मनाते हैं। तो कह रहे हैं उसमें कौवे का बहुत मान सम्मान होता है 15 दिन के लिए। तो हमारे पुरखे जो है, पूर्वज जो हैं, न मयूर के रूप में और न ही हंस के रूप में, न ही मोर के रूप में आते हैं, न ही हंस के, बल्कि किसके रूप में आते हैं? कौवे के रूप में आते हैं। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने की काट बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। वे कौवे के रूप में आते हैं। हमारे यहाँ पूर्वजों के लिए भोजन की थाली सुबह निकाली जाती है, तो एक गाय की निकाली जाती है और एक कौवे की निकाली जाती है,
ठीक है, और एक कुत्ते की भी निकाली जाती है। इतना ही नहीं, हमारे दुरस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। कहते हैं यदि सुबह प्रातः काल के समय कौवा छत पर बोलता तो ये संदेश रहता है कि शायद कोई आने वाला है, कि हमारे घर में शायद कोई मेहमान आने वाले हैं। इस बात के लिए हमारे यहाँ के पूर्वज कहते हैं। दूसरी ओर हम कौवे और टाँव टाँव करने की तो अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं कि यदि कौवा बोलता है तो कभी कभी हम लोग कहते हैं कि घर में बड़े बूढ़े जो होते हैं अगर बोलते हैं, उनकी बातें यदि पसंद नहीं आती हैं तो हम लोग उन्हें भी कौवे की उपाधि दे देते हैं और उनका अपमान कर देते हैं। जैसे बड़े बूढ़े घर में दादी हैं, बाबा हैं, यदि बोलते हैं और बातें उनकी नहीं पसंद आती हैं तो हम लोग कहते हैं कि क्या कौवे की तरह बराबर बोल रहे हो। तो इस तरह से अपमान भी किया जाता है। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, इसका भी आपको अर्थ लिखना है। आज के लिए इतना ही होमवर्क, कल हम नया लेसन पढ़ाएंगे आपको।